The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. दोस्तों, आज किसी भी नाटक के पहले जब श्रद्धांजलि दिया जाता है तो कुछ माहौल गंभीर हो जाता है और इस कारण से हम लोग थोड़ा इग्नोर भी करते हैं इस चीज को। धन्यवाद, आप आ गए अगर है कंफर्टेबल तो ठीक है, तो आ जाइए। और उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ मूड को चेंज कर दो। एक नाटक की तैयारी हम लोगों ने की है, हमारे युवा कलाकार लोग किए थे, उसको आपके बीच में लेके आए हैं, हम उसको करने के आपके बीच आए हैं। ज़्यादातर हमारे साथी यहाँ जो एक छोटे से हॉल में मौजूद हैं। अभी इसके पहले जो सत्र चला उसमें तमाम साथियों का परिचय हो चुका है, मैं उस परिचय में नहीं लाना चाहूँगा। अभी रविंद्रन भी आए हैं, तो सत्र में अपने रिहर्सल गाना का रिहर्सल कुछ कारण से नहीं आ पा रहे थे, लेकिन साथी रवि हमारे को आए। अब नवीन जी आए हैं, अमरीश हैं, तमाम साथी यहाँ हैं। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें इसके पहले हमारे जिला वकील संघ के हमारे साथी संजीव यहाँ हैं, यहाँ आए मंच पर हमारे साथ। और साथी सुमित सर, आप भी आए और 2 मोमबत्तियाँ यहाँ इनको आप लोग जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। आइए तो बाबू। मैं साथी संजीव से दरख्वास्त करूंगा कि 2 शब्द, चूंकि नाटक के माहौल में बहुत गुंजाइश नहीं रहती है, तो फिर भी मैं दरख्वास्त करूंगा। आज के जो नाट्य करके हमको लगता है दीपक जी बहुत ही कम समय में और कम जगह में, जैसे आम लोगों के बीच में प्रदर्शन करते आए हैं और नाटक तो खास करके जीवन का एक अंग है जो जीवन में एक जो माहौल और जो समय, उस समय के अनुरूप दीपक जी हमेशा से प्रस्तुत करते आए हैं अपने प्रसंग के माध्यम से। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस्म का भविष्य उज्ज्वल हो। तो साथियों, हम चलते हैं नाटक की दुनिया में। अनाउंसमेंट पहले हो चुका है, उसको करने की जरूरी है। प्रस्तुत नाटक लॉक।
तुम लड़ो, तुम खूब लड़ो, जब तक कि तुम्हारा तीसरा जन्म नहीं हो जाता। तुम उस समाज में जन्मी हो जिस समाज में तुम्हें जन्म से पहले मार दिया जाता है। तुम उस काल में पली बड़ी हो जिस काल में तुम्हारा 5 मिनट बलात्कार हो सकता है। मैं पुरुष हूं, पितृसत्ता का मालिक, मैं खौफ हूं। अब तुम्हें भी खौफ होना पड़ेगा मेरे खिलाफ। मैं वाकई में शर्मिंदा हूं। हाँ, मैं वाकई में शर्मिंदा हूं। मैं वाकई में शर्मिंदा हूं। ये कहाँ आ गया? इसने मुझे कैद कर लिया। क्यों? मैं यहां से ये इधर मुझे कोई है दरवाजा खोलो, कोई है दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। क्या होगा? हे भगवान, जरा भी हो, मेरे सर में कोई नहीं एक दूसरे के लिए बने। आज मेरी शादी की सालगिरह है। मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें मेरी पत्नी काजल है और एक छोटी सी प्यारी सी बेटी लावण्या जो कि सिर्फ 8 साल की है। हमारी शादी 10 साल पहले हुई थी। यह दिन मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि किस परिस्थिति में, किस मुश्किल से हमारी शादी हुई ये हम दोनों ही जानते हैं। दरअसल मैं काजल को कॉलेज के दिनों से ही जानता हूँ, जब हम दोनों साथ पढ़ा करते थे। वो कॉलेज की खूबसूरत लड़कियों में से एक थी, तो जाहिर है उसे पटाने में काफी मुश्किल हुई होगी। जब पटाया मतलब कि जब साथ हुए तो हमने एक साथ मूवी देखी, फिल्में देखी, काफी मस्ती की हमने। आज भी याद आते हैं वो दिन। ऐसा लगता है कि काफी भूल नहीं पा रहा हूं मैं उस दिन को। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब हमें अलग होना पड़ा, क्योंकि वो दूसरे कास्ट की थी और मैं दूसरे। ना ही उसके परिवार वाले राजी थे और ना ही मेरे। लेकिन हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन वो मान गया। और फिर आया वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे एवर एक्सिस्टेड इन माय लाइफ, मेरी शादी का दिन। मुझे आज भी याद है, मैं बाराती लेकर उसके घर गया। वो फिल्मी गाने, वो डीजे लाइट, ऐसा लगता है मैं बयां नहीं कर सकता। और फिर हमारी शादी हो गई और फिर हम हनीमून मनाने शिमला गए।
वो पहाड़ों की खूबसूरत वादियां, वो काजल की होठों की मुस्कान मैं आज भी नहीं भूल पा रहा हूँ। We both are living a happy married life. हम दोनों इस शादी से बहुत खुश हैं। मैं तो भूल ही गया, अरे पार्टी की तैयारियां करनी है। काजल कहाँ हो यार? अरे तैयारियां करनी है, जल्दी आओ। मुझे बचपन से फिल्म, सीरियल और नाटक देखने का बहुत शौक था। जब भी हमारे स्कूल में छुट्टी होती थी तो मैं फिल्म, सीरियल और नाटक ही देखा करता था। जब मेरे दोस्त मुझे खेलने के लिए बुलाते थे, ओए लाल टमाटर खेलने जाना है, मुझे अभी फिल्म देखनी है, और इस तरह से हमारी छुट्टी कब खत्म हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। आज जबकि मैं कॉलेज में हूँ और जब कभी भी मौका मुझे मिलता है तो मैं मिमिक्री करके लोगों को हंसाया करता हूँ। याद है जब पृथ्वी के सारे नेता अगर मंगल ग्रह पे प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे तो मंगल ग्रह का माहौल कैसा होगा? तो पहला नेता आता है, कहता है देखिए भैया, मैं मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला इंसान हूँ, तो भैया यहाँ का प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा। आप सब तो जानते ही हैं कि पृथ्वी के प्रधानमंत्री कौन है, तो भैया यहाँ का प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा और पृथ्वीवासियों को बसाऊंगा। अरे अरे हम कब घूमने चले गए, तुम अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगे। पर साला हमारे नैनो मुखा के निचले गिर जाएगा। अरे हम हैं बिहारी, जहाँ गाड़ी झंडा वहीं हो जाए हम अड्डा। अरे भाइयों बहनों, कैसे लोग मंगल ग्रह के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। कैसे लोग मंगल ग्रह पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाइयों बहनों, 5 साल मुझे और दे, 5 साल मुझे और, मैं मंगल ग्रह का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल डालूंगा। आप ही बताइए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, तो धरती चाहिए और मेरे लिए भी दिख रही। और इस तरह से मैं अपने दोस्तों को हंसाया करता था। एक दिन जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो पास वाले होटल में फिल्म के ऑडिशन का एड छपा हुआ था। कहाँ फंस गया मैं, पता नहीं कब तक बाहर निकल पाऊंगा। तो पहले से कुछ काम ठीक ठाक चल नहीं रहा है, यहाँ बंद रहा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, मकान मालिक को किराया कैसे दूंगा। और से मकान मालिक एक नंबर का लोग है, कहीं यार सस्ते वापस कमरा मिला तो ही दे दूंगा, लेकिन आप सुलोभी मकान मालिक क्या नहीं रहूंगा, कुछ भी हो जाए। अब मैं सुलोभी मकान मालिक क्या नहीं रहूंगा। क्या गिराई? शायद छिपकली होगी। हाँ छिपकली होगी। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। हाँ मुझे याद है, एक दिन मैं बैठा था 2 जून की रोटी खाने के वास्ते। पहला फल डाला ही था कि गर्मी से सने बदन पे अचानक गिरती छोटी छिपकली, सारा बदन सीहर उठता नया से। आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, आज नहीं छोड़ूंगा। सारे दिन में घर की दीवार पर चिपकी रहती है, अटक करते रहते मैं घर के कीड़ा मकोड़ों को। सोचता हूं कि ये बड़ी घटना पर्यावरण के भूगोल को समझने की प्रक्रिया हो सकती है। हाँ, मेरे मस्तिष्क में मेरी दादी की कहानियां बोल रही। दादी, तुम कहाँ हो दादी? दादी, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, फिर भी तुम्हारी याद आती है हर पल, हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड। हाँ मैंने तुम्हें देखा है,
मैं अपने घर के फोटो फ्रेम में देखा हूं। ये तुम्हारी पुरानी फोटो है ना? ये तुम्हारी पुरानी फोटो है दादी। इसमें तुम बहुत सुंदर दिखती हो, बहुत सुंदर। कितनी सुंदर? बहुत सुंदर दादी, बहुत सुंदर, बिल्कुल परी की तरह। हाँ, वाकई में तुम परी की तरह दिखती हो। परी, मेरी प्यारी सी छोटी बहन। मेरे पिता ने शायद उसका नाम परी इसलिए रखा कि मैं अपनी दादी को परी बुलाता हूं। हेलो किटी पाई। मैं जब भी उसे मिलता वो इसी से शुरुआत करती है, और मैं जब भी उसके पास जाता और वो मुझे कस के गले लगा लेती, और मैं भी उसे गोद में उठाता, खूब खिलाता उसे। और वो मेरे पीठ पे चढ़ जाती और मैं उसके साथ पूरे घर में खेलता। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। सच में बहुत प्यारी मेरी प्यारी सी छोटी बहन परी। परी, मैं अपनी दादी को भी बुलाता हूं ना। हाँ, मैं अपनी दादी को भी बुलाता हूं। काश मैं तुम्हें देख पाता, काश मैं तुम्हारा प्यार ले पाता, काश मैं तुमसे बातें करता, काश मैं तुमसे बातें करता, काश ए सनम, आओ ना। मैं अब ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। बैठो ना। अच्छा ये बताओ, चाय लोगी या कॉफी? वन कप की। बताए सोनम, जब मैं पहली बार तुम्हें देखा, तुम्हारी ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या बड़ी हो, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुझे बनाने वालों को। बताना कितना एटीट्यूड हुआ इस लड़के का। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे करीब आया, तुम्हें जाना, सब कुछ अच्छा लगने लगा। अब एक पल में तुझसे जुदा हो जाऊं तो दिल में चैन नहीं लगता। ऐसा लगता जैसे सालों बीत गए तुझे। सदा चलो यहाँ से, बुलाना चलो इस जगह के लिए। सब जब से तू मेरी जिंदगी में आई, जिंदगी जीने का एक मतलब किसी ने सच्ची का प्यार इंसान को जीना सिखा देता। आज मुझे सिखा। सच लो, तुम हो तो मैं, तुम अपनी कल्पना नहीं कर सकते। मैं हमेशा तुम्हारे पास, चाहे तुम मेरे पास हो या नहीं, हमेशा तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूं, हमेशा तुम्हारे ख्यालों में। हाँ यार, हाँ सारे काम ठीक ठाक चल रहे हैं। हाँ ऑफिस में सारे काम ठीक है। हाँ घर में भी लोग ठीक है। अच्छा सुन ना, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। चल ठीक है, बाय। मेरे जूते, मेरे मोजे, काजल, अरे मेरे मोजे कहाँ हैं? और मेरे टाई भी नहीं मिल रहे हैं। अरे यार तुम सारा सामान कहाँ रख देती हो? सुनो, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। और हाँ, नाव्या को भी तैयार कर देना, मैं उसे स्कूल ड्रॉप कर दूंगा। क्या बोला? कहते बेबी गुस्सा क्यों करती हो? ऐसा करते हैं, चलो कल आज शाम कहीं डिनर करते हैं। हाँ जल्दी लगा दो ना ब्रेकफास्ट, देखो मैं लेट हो रहा हूँ बाबा। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। ये लड़की भी कितनी देर चली समझ नहीं आ रहा।
अरे दादा, ये बात तो जरूर बताने वाली होगी। अरे यार, फोन में भी एक बीमारी चल रही है। कभी भी एक बार फोन लगती ही नहीं, जब भी लगती है 2 बार में लगती है। देखिए, हाँ हेलो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर के बाद प्रयास करें। ओहो, हाँ रिंग हो रही है। हाँ हेलो पिंटू, हाँ पास वाले होटल में फिल्म का ऑडिशन होने जा रहा है, चल रहा है ऑडिशन देने के लिए। हाँ आंटी जी प्रणाम। आंटी जी, पिंटू है। मैं यह पूछ रहा था कि कल मैं कोचिंग नहीं गया था, होमवर्क के बारे में पूछ रहा था, इसीलिए। हाँ आंटी जी, हाँ हेलो पिंटू, हाँ होटल में ऐड छिपा है, पास वाले होटल में ऐड छिपा है फिल्म को ऑडिशन देने के लिए। हाँ मिलते हैं, हाँ पास वाले होटल। हाँ आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा, टरारारा, अब मैं क्या करूं, टरारारा, चलो ऊपर से नीचे चले, आज मैं ऊपर। और मैं तैयार हूं अपने अंदाज में। पास वाली होटल पहुंचता हूं, देखता हूं कुछ लोग अपने ही अंदाज में रिहर्सल कर रहे हैं ऐसे। फिर मैं लाइन में लग गया। खोज बाबू, यहाँ से सब लोग मुझसे दादा कहते हैं। मैं भी दादा के पास गया। दादा, हमें भी ऑडिशन देना है। हाँ, इससे पहले ऑडिशन दिया है बाबा। हाँ दादा, दिए हैं, ऑनलाइन ऑडिशन दिए हैं, ऑनलाइन वाला। हाँ दादा, हाँ ना जी, सौरभ जी, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। पोता नहीं बाबा, एड्रेस। ओ एड्रेस सर, एड्रेस। हाँ सर, पास वाला चौक। हाँ सर, हाँ वहाँ तुमको लेखक महोदय मिलेगा। और मैं लेखक महोदय के पास आता हूँ। लेखक महोदय अपने ही अंदाज में। जी, वो दादा ने मुझे भेजा है। पर्ची लाए हो? जी लाए हैं। बैठो 2 मिनट। मैं 2 मिनट बाद फिर लेखक महोदय पास। लेखक महोदय मुझे पर्ची देते, ये लो, और मैं पर्ची देता। उसके बाद मैं अपना रिहर्सल करने लगता। फुल रिहर्सल करने के बाद मैं ऑडिशन रूम में जाता हूं अपना ऑडिशन देने के लिए, अपने ही अंदाज में। बस मां बस, मैं ठाकुरों की यहां नौकरी नहीं करूंगा। पिताजी नौकरी करते करते स्वर्ग सिधार गए, और मां तुम चाहती हो कि मैं ठाकुरों की यहां नौकरी करूं? नहीं मां नहीं, मैं बड़ा हो गया हूं, शहर जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और तुम्हें भी यहां से ले जाऊंगा। और इस तरह से मैं अपना ऑडिशन कंप्लीट कर देता हूं। डायरेक्टर साहब बोले, डायरेक्टर साहब तारीफ बना रहे, बहुत अच्छी। और मैं डायरेक्टर साहब को अपने अंदाज में प्रणाम करने के बाद डायरेक्टर साहब बोलते हैं, मैं तुम्हें फोन करूंगा। सर, हम भी आपके फोन का इंतजार करेंगे। और मैं ऑडिशन रूम से बाहर जाता हूं। जाने के बाद
पीछे से एक लड़की आवाज देती है, सर। मैं सोचने लगा, अरे यार ऑडिशन दिया लेकिन लड़की पहले ही मुझे खोजने लगी, वहां किधर है? शायद उस तरफ थी। हाँ हाँ, देखना आपने उस तरफ। बचपन के ही दिन अच्छे थे, कोई चिंता फिक्र नहीं, बस पढ़ाई करना और खूब खेलना। स्कूल में समय से पहले बहुत पहले चला जाया करता था ताकि उस बड़े से मैदान में खेल सकूं। और मेरे क्लास में कबड्डी का बहुत अच्छा छात्र था। कबड्डी 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 मैं जीत गया, मैं अक्सर जीत जाया करता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ जिम्मेदारी खुद ब खुद समझ आने लगी। 10वीं पास किया, 12वीं पास किया और अब मुझे लगने लगा कि मुझे नौकरी ले लेनी चाहिए ताकि मैं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक कर सकूं। मुझे इंजीनियरिंग का बचपन से बड़ा शौक था। मैं इंजीनियरिंग के लिए इसलिए एंट्रेंस एग्जाम दिया और बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो गया और मुझे एक अच्छी सरकारी कॉलेज भी मिल गई। मेरे पिताजी ने गांव के सेठ से 40,000 रुपए कर्ज लिए और मैं सारे रुपये सीट एक्सेप्टेंस फी के रूप में वहां जमा कर दी कॉलेज में। और बारी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। चूंकि समय कम था, मैं जल्दी से कॉलेज गया और वहां पे कुछ एप्लीकेशन जमा करने थे, मैंने एप्लीकेशन जमा कर दिए। सर, ये सीआरसी कैरेक्टर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन है। सर ठीक है सर। उन्होंने 2 दिन के बाद बुलाया, दूसरे दिन गया नहीं मिला, तीसरे दिन गया, तीसरे दिन भी नहीं मिला और चौथे दिन उन्होंने हद कर दी। कहा ऐसे दौड़ते रह जाओगे, कुछ खुशनुमा दे दो तो 1 घंटे बना के दे दूंगा। काफी खुशामद के बाद उन्होंने 300 रुपये में सर्टिफिकेट सारे दिए। और जब सदर अस्पताल गया वहां तो कोई व्यवस्था ही नहीं, हर डिपार्टमेंट में बस कहते हैं बाहर चले जाओ, बाहर से जांच करवा किया। और जो हॉस्पिटल सजेस्ट करते थे वो उन्हीं का प्राइवेट हॉस्पिटल था। मुझे सारे जांच करवाते 1800 रुपये खर्च लग गए। और मैं सारा डॉक्यूमेंट्स बनवा के सीधे शाम के ट्रेन से कॉलेज सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए गया। 2 दिन की यात्रा थी, 4 दिन में उस ट्रेन ने वहां पहुंचाया। कॉलेज तो पहुंच गया लेकिन समय खत्म हो चुका था, मैं एडमिशन नहीं हो पाया। अब मुझे 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए। अब मुझे मेरे पिता की बचपन में सुनाई हुई एक बात याद आई कि दादी कहा करती थी कि छिपकली अगर पुरुष के बाएं अंग पे गिरी तो अपशगुन का संभावना हो सकता है। छिपकली उतरने वक्त और भी भयावह रूप धारण कर सकती है। दाएं कंधे नहीं, बाएं कंधे नहीं, नहीं दाएं कंधे नहीं, बाएं कंधे नहीं, नहीं 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 दाएं कंधे। अब मुझे याद नहीं कि छिपकली मेरे बाएं कंधे पे गिरी थी कि दाएं कंधे, चढ़ने वक्त गिरी कि उतरने वक्त। अब मैं सगुन और अपशगुन के बारे में सोचने लगा। तभी बगल वाले कमरे से मेरे पिता ने भर्राए स्वर में आवाज दी और रुक होके कहा, बेटा बेटा मैं भी थक गया हूं। पिता, क्या तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कितने महान हो? क्या तुम्हें अभी बताना पड़ेगा कि तुम कितने महान हो? तुम्हारे संस्मरण दिए गई सौगात के खोने मात्र से विस्मृत हो चला है। विस्मृति के सलाखों से बाहर निकलने की छटपटाहट महसूस करता हूं मैं। तुम्हारी मुस्कान जान थी मेरी, तुम्हारी अदा भाव था मेरा।
बादल आज भी घूम रहा है, बादल आज भी घूम रहा है जैसे कि तब घूमता था। विचार विचार आज भी कसमकस है जैसे कि तब थे। आज भी तुम्हारी यादें लंच बॉक्स में कैद है, लंच बॉक्स में कैद है। आज भी तुम्हारा प्रेम लिफाफा में कैद है। मैं अपने पिता के बारे में सोचती हूँ कि एक ना एक दिन वो भी एक ना एक दिन वो भी साढ़े 6 हो गए, अब तक नहीं आई। बोली थी 5 बजे आएंगे। यार एक चूड़ी चूड़ी उठा रही है। आने दो इसे। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा। अरे शबनम, आई लव यू। आंख छोड़ी मेरी यार, आंखें दर्द रही है। पहले तुम ये बताओ, इतने से कट आई थी? टाइम देख रही हो, 7:30 हो गए। जब मैं तुमसे बात नहीं करता, बोला ना नहीं। तुम्हारी यादों में बैठे बैठे तुम्हारा पेंटिंग बना रहा और तुम हो तो अपनी ख्यालों में मगन रहती। सब लोग, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अरे ये तो तुमने मजाक किया। अब बता भी दो, कौन है वो किस्मत वाला जिसे तुम मिली हो? ये नहीं हो सकता। तुम जैसे हंसी लड़की के आदाओं का कोई दीवाना ना हो, ये तो संभव ही नहीं। अरे बता भी दो, कौन है वो तुम्हारे सपनों का राजा? मैं भी तो जानूं। सीरियसली अब तो कोई नहीं? थैंक गॉड। अरे शबना, अरे यार मुझे यही बात तुम्हारी समझ में आती है। हर बात की कसमें क्यों खाती हो? और खाने को कुछ नहीं मिलता जो हमेशा कसमें खाती रहती हो। यार बोला ना छोड़ रही। चलो पानी पकड़ लिया। सबना, अरे यार लो, अब तो मान जाओ बेबी। सच कहो, तुम गुस्से में और भी खूबसूरत हो। बस किसी की नजर ना लगे। कितनी खूबसूरत वो चांद देख रही हो, चांद भी शर्मा जाए तुम्हारी खूबसूरती का आगे। हाँ कसम, तुम इतनी खूबसूरत लगती। ये रेशम जैसी बाल, कोयल जैसी बोली, मीठी मीठी बातें, जी करता हमेशा सुनता और तुझे देखता ही। सच कहो, जो कुछ सोचा था मैंने वो सब तुझे तेरे इसी आधार पे मैं हो जाता हूँ। रबड़े बनाया हुआ तुझको मेरे लिए, मेरे लिए। जब भी मैं तुझे देखता हूँ मुझे डर लगता कि मैं तुझे खोना था, फिर मुझे छुड़ा के तुझे ना ले जाए। आधा मुझे भूल तो नहीं जाता। रात बहुत लंबी होगी, हमें निकलना चाहिए, कहीं कोई देख ना ले।
मैं कल सुबह तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे को जाएंगे। दो महीनों से घर पर वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं। कंपनी ने कहा है कि घर पर ही रहकर काम करो। चलो ये भी ठीक है, कम से कम घर के कामों को तो सीख गया हूं। बाहर जा नहीं सकता क्योंकि बाहर पुलिस वाले और वायरस दोनों हैं। ये बंदिश भी ठीक है। चलो ऑफिस से ही फोन है। जी सर। जी जी। क्या? पर सर अचानक कैसे? पर क्या बात हो गई सर? मैंने तो इस महीने के टारगेट भी पूरे किए। सर आप हेलो 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 हेलो। हाँ मैनेजर सर को फोन करता हूँ। हेलो। हाँ मैनेजर सर। सर अभी मुझे ऑफिस से फोन आया। वो लोग बोल रहे थे कि आपको ऑफिस से निकाल दिया गया। हाँ मैं समझ रहा हूँ सर, कंपनी घाटे में चल रही है, पर आप हमें भी तो समझो। हाउ कैन आई सर्वाइव सर? मेरे बीवी मेरे बच्चों का क्या होगा? हाँ सर पर हेलो 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 हेलो। घर में क्या बोलूँगा? वहाँ मम्मी पापा भी तो है। हाँ हाँ गांव ठीक रहेगा। पर गांव भेजू भी तो भेजू कैसे? ना ही बसें चली और ना ही ट्रेन। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। पैदल? हाँ हाँ पैदल। पर आज ही तो मैं वो वीडियो देख रहा था। दूसरे प्रदेश के मजदूर, उनके पैरों की छाले। क्या मेरी नाविया के भी पैर की छाले? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अपने परिवार को कष्ट में नहीं दे सकता। मुझे यहीं रहकर कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। मैं शहर नहीं जाऊंगा, मैं गांव नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। मुझे यहीं कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। मैं और वो सामने आती है, कहती है, पहचाना मुझे? मैं सोनाली। हाँ सोनाली, तुम यहाँ कैसे? कहीं तुम ऑडिशन देने के लिए तो नहीं आई हो? हाँ ऑडिशन देने के लिए। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। क्या ऑडिशन दे भी दी? आइए दादा, ये क्या ऑडिशन दी? भिखमंगी का रोल दे दी। इतनी अच्छी रोल, इतनी अच्छी बॉडी, ऊपर से भिखमंगी वाला रोल। अरे रोल होता है। अरे भिखमंगी का हो या रानी का हो। ऐसे तुम मेरी रानी हो। नहीं कुछ नहीं। हाँ। और मैं और सोनाली पास वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं और सोनाली कहती है, याद है सौरभ, जब तुम अपने टिफिन में अचार और पराठा लाया करते थे, अचार मैं खा लिया करती थी, और इसके चक्कर में तुम अपने दोस्त पिंटू को खूब पिटा करते थे। याद है? तुम्हारे चक्कर में मैं अपने दोस्त पिंटू को खूब पिटा हूं। जाओ। और वो अपने घर की ओर जाने लगी। वो मुझे बाय करने लगी। बाय। मैं भी इधर से बाय बाय। मेरे फोन का इंतजार करना। हाय, वो भी क्या दिन थे। मैं आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए मैं ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया।
इसी बीच मुझे मौका मिला एक बार नाटक देखने का। मुझे अपने बचपन के दिन याद आने लगे। मेरे परिवार के कई लोग नाटक किया करते थे, गांव में रामलीला किया करते थे और मैं रामलीला देखने के लिए जाया करता था। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। और नाटक देख के मैं इतना प्रभावित हुआ कि नाटक खत्म होते ही मैं डायरेक्टर से मिला, सर मुझे भी नाटक करनी है। और मुझे अगले ही बार नाटक करने का मौका मिल गया। लेकिन घर में कोई लोग नहीं चाहते थे कि मैं नाटक करूं, तो मैं उन लोगों का मन रखने के लिए थल सेना में भर्ती होने के लिए फॉर्म भर दिया और तैयारी में लग गया। दौड़ में बुलाया गया और एक साथ लगभग 300 बच्चों को दौड़ाया जाता, उसमें मात्र 30 बच्चों का सिलेक्शन होता। और जैसे ही सीटी बजा और मैं दौड़ना शुरू कर दिया, पहले राउंड में, दूसरे राउंड में आधे बच्चे बैठ गए, तीसरे राउंड में और 60 बच्चे थे और सिलेक्शन सिर्फ 30 बच्चों का ही होता। मैं चौथे राउंड में और 30, तो पीछे नंबर पे था। और मैं दौड़ निकल गया, मैं मेडिकली फिट हो गया और मैं टेस्ट में निकल गया। अब मैं काफी खुश था, मुझे नौकरी मिलने वाली थी। उन्होंने कैप्टन सर्टिफिकेट की मांग की, जो कि एसपी के द्वारा बनवाया जाता। जब मैं बनवाने के लिए गया तो उन्होंने 3000 रुपये की मांग की। मेरे पास रुपये नहीं, ना ही मैं अपने पिताजी से मांग सकता था, क्योंकि मैं पढ़ाई के खर्च से पहले ही कर्ज में दबे हुए थे और ये भी नौकरी मेरी चली गई। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। बचपन कहाँ गया है मेरा बचपन? झूठी कहानियों की भीड़ में खो गया हमारा बचपन। ला 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 ला। तभी कमरे में रखे मेरी डायरी के पन्नों से आती है सरसराहट भरी आवाज। सुनता हूं तब बेरा जनगाथा के स्वर, खोजता हूं उन कहानियों के जिनके सब गीतों के लवरेज कहानियां न जाने कहां चले गए। हरा से गगन तक महल के मखमली पर्दों को जरा डालता, पर सब विस्मृत हो चला है। नदियों का प्रभाव अनवरत जारी है। तभी देखता हूं समुद्र के उस पार सफेद घोड़ों पे सवार जा रहा है मेरा कवि, मेरा गीतकार, मेरा कथाकार और मेरा नाटककार। कभी कभी मन का तो दाग फेंक दूं इन शब्द और बिन से सले लबादों को, क्योंकि लबादों से गांध आ रही चॉकलेट क्रीम और कॉकटेल पार्टी, गांध आ रही है चॉकलेट क्रीम और कॉकटेल पार्टी। हाँ बराबर। प्रणाम भैया जी, मेरा नाम रवि है, रवि कुमार। मैं और शोनम एक ही कॉलेज में पढ़ता हूँ जी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना था। क्या आपसे ज्यादा या कम ये तो मुझे नहीं पता, बस इतना है सबनम से बच्चा मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या तो देख रहे हैं आप, वो इसलिए कि अभी उसे कुछ पता नहीं है,
लेकिन मेरे यहाँ से जाने के बाद जब उसे सच्चाई का पता चलेगा वो जान जाएगी मैंने सीने में कितना दर्द छुपा बिना कुछ पता यहाँ से चला गया। अब आप कहना चाहे हो कि उल्टा हो जाएगा तो उस चीज भी मेरे पास आएगा। उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम दोनों का प्यार सच्चा हो तो प्यार करने वालों को कोई नहीं रोक सकता। इसकी जीती जाती मिसाल लैला मजनू, जो उसने किया वही मैं भी करूंगा। जिनके करने शुरू हुए मेरा प्यार मेरा इंतजार में सच्चा हो तो आप साथ समझकर पाले जा कर कितने तालु उठा के ना करो। अंदाजा लगना जरूरी की बात, अपने प्यार पर भरोसा होना चाहिए। सो मुझे देखते क्या मैंने उससे पूछा मैंने शबनम से प्यार किया, कोई खेल नहीं जो मैं उसे भूले। क्यों नहीं हो सकता? मैं कोई जाति धर्म नहीं मानता। शबनम मुस्लिम ही सही पर अब वो मेरी है तेरी नहीं। क्या मैंने तो शबनम से ये नहीं कहा मैं जिन्हें मानता हूँ मैं मानूंगा, शबनम जिन्हें मानती है वो उन्हें माने, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्यों नहीं हो सकता? मुझे दोनों में से किसी एक को चुना होगा, या तो इस्लाम धर्म अपनाना होगा या फिर शबनम को बनना होगा। क्या हो गया समाज के लोगों को? क्यों हम हिंदू मुस्लिम हमें गरीब का भेदभाव करते हैं? इस बात को क्यों नहीं समझते? चोरी तो ऊपर वाले बनाते हैं। तुम लोग कौन हो जो तोड़ने वाले? हमारे माँ बाप अपनी इज्जत करें, हमारा प्यार में क्या मांगते? क्यों? कैसे समझाओगे? कैसे मनाओगे? अरे क्या हो गया? इतनी बकबक क्यों कर रही हो? क्या राशन नहीं है? अरे नहीं है तो मैं भीख मांगू? और काजल तुम्हें अच्छे से पता है मैं इस घर को चला नहीं सकता। मैं बेरोजगार हूं। हाँ तो नहीं करना था ना शादी, क्यों किया? काजल काजल हेलो। हाँ हाँ दोस्त, क्या तुम मुझे कुछ पैसों और राशन की मदद कर सकते हो? हाँ मुझे पता है पिछले ही महीने तुमने मेरी मदद की थी, तो समझा करो यार, मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। क्या तुम करोगे? थैंक यू, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू थैंक यू। नव्या के स्कूल से फोन। हेलो जी जी प्रिंसिपल सर, मैं नव्या का फादर ही बोल रहा हूँ जी। ऑनलाइन क्लास जी, मैं उससे बोल देता हूँ। नव्या सुनो, तुम्हारे स्कूल से फोन था, तुम्हें ऑनलाइन क्लास के लिए बोल रहे हैं। क्या डाटा नहीं है? रिचार्ज करवाना पड़ेगा। रिचार्ज करवाओ। मेरे पास उतने पैसे भी नहीं, मैं रिचार्ज भी नहीं करवा सकता।
हेलो, हाँ हाँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो गया ऑडिशन में? अरे वाह, ये तो बड़ा ही मजा आ गया यार। सोनाली से पूछता हूँ, उसका सिलेक्शन हुआ? हाँ हेलो सोनाली, क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? अरे वाह, हाँ 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 बोलो, क्या तुम पहुंच भी गई? हाँ हाँ तुम मेरा इंतजार करना। हाँ हाँ मैं भी पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे वाह। हाँ हेलो, ट्रेवल एजेंसी। हाँ हाँ मेरी फ्लाइट है बेगूसराय से पटना जाने की। क्या मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई? ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सपने नहीं टूट सकते, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सपने नहीं टूट सकते। सात साल हो गए। इस बीच मैंने कई मंचियां और नुक्कड़ नाटक किए। मैं अक्सर लोगों के बीच भाषण दिया करता था, चौक पे अपने जैसे लोगों, किसानों मजदूरों की बातें किया करता था। शायद इसलिए तानाशाह के लोगों ने मुझे यहां बंद कर दिया। क्या वे सिर्फ अपनी मन की बात कहेंगे, हमारी समस्याएं नहीं सुनेंगे? फेरिया आज भी आया खराब, जैसे कि कल आया था। कल मैंने उसे भगा दिया, परंतु वो भाग तो जाता है, लेकिन हर वक्त एक नव शिष्य को उठा ले जाता है। मैं उसके साथ गया, पता चला वो रात को नहीं, पहले सुबह में आता है। देर से बेट पकड़ने के बाद पहले सुबह में मीठी नींद आती, फिर भी मैं उसे पकड़ने के लिए गया। पता चला वो नहीं आएगा, वो मर गया। शिकारी ने उसे मार दिया। शिकारी ने उसे क्यों मारा? क्योंकि वो बेजुबान है, वो जंगली जानवर है, वो लोगों को खाता है। शिकारी भेड़िया या भेड़िया शिकारी है? शिकारी भेड़िया या भेड़िया शिकारी है? शिकारी भेड़िया या भेड़िया शिकारी है? क्या मुझे प्यार करने का कोई हक नहीं? क्या मैं प्यार नहीं कर सकता? क्या प्यार करना गुनाह? क्या मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता? क्या मैं
लेकर। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटी सी तैयारी में, और जहाँ के हम लोग आ भी रहे हैं, चाहे तो खुले में करने का, बिल्कुल नुक्कड़ पर या फिर बड़े से प्रेक्षागृह में। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे तमाम जो कवि साथी हैं, जो भी सक्रिय हैं, वो सारे यहाँ मौजूद हैं। मैं बहुत अंधेरा होने के बाद नहीं देख पा रहा हूँ ठीक से, लेकिन मुझे लग रहा है कि हैं सारे साथी। लाइट जला दें यहाँ का, और मैं परिचय करा दूँ। सबसे पहले गुरुदेव को नमस्कार, अध्यक्ष जी आए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो नाटक की जो प्रक्रिया थी, कोई स्क्रिप्ट लिखा नहीं गया था, और नए लड़के थे, उन लोगों को काम किया जा रहा था इनके ऊपर। और मैंने कहा कि तुम लोग जो इस पीरियड में जो समझे हो, जो भोगे हो, उसको लिख के लाओ या उसको बको। कई कहानियाँ उसमें आ रही थी। फिर मैंने कहा कि, और हमारे साथी सचिन ने, कि इस कहानियों से फिर जो भी कहानी तुम्हें अच्छा लगता उस कहानी को अपने अपने हिस्से में डालो। यथार्थ कि पूरा संवाद था, उस संवाद में मेरी जो कविताएं फेसबुक पर जो चल रही थी उसको इसने संकलित किया। और सौरभ ने भी अपने तरीके से अपनी कहानी को गढ़ा। संदीप बहुत डांट खाया है हमसे, रोहित भी डांट खाया है, और ये लड़का भी रवि पपरौर से आता है, रोज 10 बजे रात पे यहाँ से जाता है। और इस नाटक को तैयारी करने में मैं बाप बेटा जो डांट हम लोगों को पड़ती थी, हमारे मोहतरमा वो भी आई हुई है, और लेकिन डांट के बाद भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता था। रिहर्सल में कर रहा था, लगातार नाटक हो रहा है। इस नाटक का आप कह सकते हैं सिर्फ डिजाइन मैंने सोचा, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने सोचा, लेकिन नाटक को जो तैयार करने का जिम्मा था उसके लिए सचिन ने किया। सचिन को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। इस तमाम जो लड़के आप देख रहे हैं कि अभिनेता कैसे तैयार हो, मैं सिर्फ आता था, अपना कॉन्सेप्ट डालता था, उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा सचिन के जिम्मे था। और सचिन ने, मुझे लगता है कि बहुत हद तक कामयाबी हासिल की है। समय बहुत कम था, इसकी प्रस्तुति आगे भी करेंगे। गुंजन बार बार कह रहे हैं कि भैया आप मेरे स्पेस में, फैक्ट स्पेस में नहीं कुछ कर पा रहे हैं। कोशिश करूंगा कुछ और बेहतर प्रस्तुति इसकी हो, और आर्थिक परेशानी भी है, उसको भी देखते हुए। इसके बाद ये लाइट डिजाइन जो है पुअर थिएटर का कुछ इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं। मोमबत्ती है, मोमबत्ती के बारे में मैंने अंतिम सवाल किया, क्योंकि मैं इसलिए इस पर बात कर रहा हूँ, ज़्यादा रंगकर्मी साथी हैं। मैंने कहा कि ये मोमबत्ती जलना, ये तो लगता है उत्सव की तरह। तो उसमें फिर बातें आई कि मोमबत्ती तो हम लोग हमेशा जलाते आए हैं, जब भी कोई घटना घटती है, जो बड़ी घटना घट रही है देश में, उसको लेकर मोमबत्ती जलना वाजिब था। और सबसे बड़ी बात, एक नए साथी को, ये तो हमारे जो साथी हैं पिछले मंच किए भी, बिल्कुल नया लड़का जो साउंड ट्रैक पर काम कर रहा था, जिसने कि वो रात में 2 बजे 2:30 बजे रात तक जाग गया है। विजय जी का लड़का, हमारा भतीजा आर्यन, आजा, ये काम कर रहा था। विजय जी आप यहाँ आए, आपका समर्थन सहयोग मिलता रहा है। मोहित जो पहली कड़ी में वो काम कर रहे थे, मोहित ने लगातार यहाँ मदद किया है, और तमाम साथी जो यहाँ मौजूद हैं, सबका सहयोग में प्राप्त हुआ है। हम अगली प्रस्तुति को हम जाएंगे। कोई छूटा हुआ नाम कुछ ठीक ठाक, इसलिए पूछना पड़ता है, कोई छूट गया तो फिर दिक्कत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और सपा खैर। हरीश मुस्कुरा रहे हैं, कल मेरी खिंचाई होने वाली है। और एक और मैं बता दूं कि अभी 2 और नाटक की तैयारी चल रही है। एक गुंजन की का नाटक है, एक हरीश जो कल मुझे हायर किया गया है एक कविता के साथ। मैंने अभी तक याद नहीं किया, मैं ताकि याद करूँगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद साथी। मुन्ना भी आए हुए थे, तमाम साथी विश्वजीत जी, तमाम साथी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा के साथी आए, भगवान आए, अभिजीत भाई आए हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद। कल शिव मंदिर परिसर में हमारे गुरुदेव अवधेश जी का नाटक है पोखरिया में, कितने बजे? शाम 6 बजे से आप लोग वहाँ जाइए। डब्लू भी आए हुए हैं, मैंने अभी देखा। चलिए इधर से भी निकल सकते हैं।